हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 का जो असम और मेघालय का क्वेश्चन पेपर था उसके फिजिकल केमिस्ट्री की पार्ट सी को। तो आप लोगों का स्वागत है इस क्वेश्चन आंसर लेक्चर सीरीज में। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ यूनिमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन A to P द इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन बट एट द सेम टेम्परेचर आर इतना। तो आपको देखिए टेम्परेचर सेम बोल दिया है और दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट Ka और Kb दे दिया है और यहाँ पर दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दिया है। पूछ क्या रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द एक्टिवेशन स्टेप। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा पहले आपको ये माइंड में रखना है। तो देखिए ये यूनिमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर पहले एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आपस में रिएक्ट करेगा, कोलिजन करेगा, देन ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा। अब ये मॉलिक्यूल फिर से दूसरे मॉलिक्यूल मतलब इनिशियल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वापस बैक आ सकता है रिएक्टेंट में। तो अगर इसका जाने का रेट Ka सपोज कर रहे हैं तो ये सपोज कर ले रहे हैं बैक आने का Ka डैश है। इसके बाद ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और इसका जो रेट हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये Kb है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। देखिए जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट है यहाँ पर ये क्या होता है, Kr इज इक्वल टू होता है Ka Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई Kb प्लस Ka डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। ये पूरा आपका इफेक्टिव रेट कांस्टेंट है। तो ये यहाँ पर देखिए इसको अगर आप इन्वर्स कर दोगे तो एक रिलेशन निकल के आएगा, मतलब 1/Kr इज इक्वल टू, ये आप ऊपर भेज दीजिए Kb प्लस Ka डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई Ka Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1/Kr इज इक्वल टू मिलेगा Kb अपॉन में Ka इंटू Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस Ka डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर Kb से, तो ये 1/Kr इज इक्वल टू आपको क्या मिला 1/Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस ये देखिए Ka डैश अपॉन Ka इंटू Kb। तो ये जो है रेट कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है और ये आपका है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है क्या दिया गया है, ये देखिए A आपको Kr1 दिया गया है, ठीक है, और Kr2 दिया गया है और A1 और आपको A2 दिया गया है, ठीक है। और पूछा क्या है Ka आपको निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपल इस इक्वेशन को, ये हो गया Kr1 अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये A1 हो गया और बाकी ये कांस्टेंट सेम रहेगा। और उसके बाद आप एक यहाँ पर 1/Kr2 ले सकते हैं इज इक्वल टू 1/Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस सेम चीज Ka डैश अपॉन Ka Kb। तो आप जब 1/Kr2 माइनस 1/Kr1 करेंगे तो आपको एक रिलेशन निकल के आएगा। तो अब देखिए आपको क्या मिलेगा फाइनली, 1/Kr2 माइनस 1/Kr1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा Ka कॉमन 1/A2 माइनस 1/A1, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज कर लीजिए और ये जो आएगा 0 होगा क्योंकि दोनों में सेम आएगा, ठीक है, पार्ट बी, ठीक। तो ये हो गया 0 और ये मिल गया आपको। अब आपके पास देखिए Kr1 Kr2 दिया हुआ है और A1 और A2 भी दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2 है तो इसको 0.2 कर लीजिए, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि यहाँ भी -3 के फॉर्मेट में है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3, इससे आपको सॉल्व करने में इजी होगा। तो 1/Ka इज इक्वल टू 1/A2, A2 कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, -1/5
5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो आप यहां से देखिए के ए इजिली निकाल सकते हैं, सब कुछ वैल्यू आपने पुट कर दिया। तो बस आप इसको जस्ट सिंपली सॉल्व कर लीजिए, तो के ए की जो वैल्यू आपको निकल के आएगी वो अराउंड 4 आएगा। ठीक है, आप एक बार सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि अ गैस मॉलिक्यूल बी रिएक्ट विद द डायटोमिक मॉलिक्यूल A2 डिसोसिएटिवली adsorb on the metal surface, the rate of formation of the product is। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 एंड B, ये है PA और PB, और KR इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन A2 एंड B। अल्फा इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। तो देखिए ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये आपको समझना है कि A2 यहां पर गैस का मॉलिक्यूल डिसोसिएटिवली मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये A2 गैस का मॉलिक्यूल यहाँ मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है, कैसे? डिसोसिएटिवली, मतलब पहले ये 2A में डिसोसिएट हो रहा है गैस का मॉलिक्यूल, देन यहाँ पर एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद B मॉलिक्यूल इसके साथ जो गैस का मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आपको पहले समझना है। तो यहां पर देखिए आप क्या होगा कि A2 गैस का मॉलिक्यूल पहले ये 2A में कन्वर्ट होगा और देन ये B मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करके ये जो है प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो आप अगर ये A2 से 2A डिसोसिएशन का रेट मतलब एडजॉर्प्शन का रेट KA है, डिसॉर्प्शन का रेट KD है, तो ये देखिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट आप KR लिख सकते हैं, मतलब KB लिख सकते हैं या KR लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल मैकेनिज्म जो हो रहा है इस सिस्टम में। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये है। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि A2 अगर ये डिसोसिएटिवली एडजॉर्ब हो रहा है मेटल सरफेस पे, तो इसका जो एडजॉर्प्शन का रेट होगा, एडजॉर्प्शन का जो रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मींस KA एडजॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट इनटू अब कंसंट्रेशन ऑफ A2 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन किस में है? गैस के फॉर्म में है, तो PA होगा पार्शियल प्रेशर इनटू। अब देखिए एक मॉलिक्यूल अगर गैस का मॉलिक्यूल मेटल के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स हैं अवेलेबल इस गैस मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करने के लिए, वो डिपेंड करता है। तो अगर सरफेस कवरेज, अगर आपका ये थीटा जो है फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज होता है, तो अगर मान लो गैस के मॉलिक्यूल ने थीटा पोर्शन मतलब फ्रैक्शन का पोर्शन जो है कवर किया हुआ गैस के मॉलिक्यूल ने, तो जो वैकेंट साइट होगा वो 1 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो 1 माइनस थीटा डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट मतलब रेट पे उसके। ठीक है, कि जितना ज्यादा साइट्स अवेलेबल होगा उतना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे वहां पर, उतना ज्यादा उसका रेट होगा। तो ये 1 माइनस थीटा होगा और एक मॉलिक्यूल के लिए 1 माइनस थीटा होगा। तो अगर यहां पर देखिए 2 मॉलिक्यूल हो रहा है क्योंकि A डिसोसिएटिवली एडजॉर्ब हो रहा है, मतलब ये अगर n मॉलिक्यूल है तो n के लिए होगा n इंटू 1 माइनस थीटा, और 2 मॉलिक्यूल है तो n स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर, मतलब एक के लिए n इंटू 1 माइनस थीटा, दूसरे के लिए n इंटू 1 माइनस थीटा। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद डिसॉर्प्शन का रेट देखिए, अब n थीटा एडजॉर्ब हुआ है एक का, तो दूसरे का भी n थीटा है, तो टोटल कितना हो गया? n स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करोगे? n स्क्वायर को कैंसिल कर दो। ठीक है, और इसको इधर करके इसका आप थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा अगर आप लोगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब KA, और ये यहाँ पर रेट KD था। हाँ, तो KA बाई KD का वैल्यू यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है? अल्फा आपको दिया है। ठीक है, ये दे दिया गया है। ठीक, अल्फा दिया गया है यहाँ पर, देखो आप, अल्फा इज द रेट ऑफ रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट, तो यहां पर मैं डायरेक्ट अल्फा लिख दे रहा हूं, अल्फा। ठीक है, इनटू PA ये होगा। क्लियर है? अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। देखिए अब इसको जब आप थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? अंडर रूट अल्फा PA अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट अल्फा PA, है कि नहीं? आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर 1 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कॉमन ले लीजिए PA वाला टर्म, तो ये आपको मिलेगा। ठीक, तो
तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, मॉलिक्यूल A2 डिसोसिएटिवली एडजॉर्ब हो रहा है, तो ये 2A प्लस B और ये जो है प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, ये देखिए Kr इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, यही होगा। तो अब यहां पर देखिए A के कितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हैं सरफेस पे वही तो रिएक्ट करेंगे B के साथ, ठीक है। तो एडजॉर्ब कितने हुए हैं, थीटा, फ्रैक्शनल कवरेज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑन द सरफेस। तो ये है Kr इंटू थीटा, मतलब अंडर रूट अल्फा PA अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट अल्फा PA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा। अब ऑप्शन देख लो आप कहाँ मैच कर रहा है ये, तो Kr PB अल्फा PA अंडर रूट अपॉन में दिस, तो ये मतलब सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और देखिए सारा का सारा ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है, जो भी मैंने आपको जो है वीडियो में बताया हुआ था पोलरोग्राफी के। तो अगर आप लोगों को ये पहली बार अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप वहां से जाकर के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए पहला क्या है, पोलरोग्राफिक वेव, ये हम लोग जानते हैं कि ये हाफ वेव पोटेंशियल होता है, तो ई हाफ यहाँ पर दिया हुआ है। माइग्रेशन करंट कैसे एलिमिनेट होता है, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी होगा, ठीक है। डिफ्यूजन करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये इससे मैच कर गया। अब देखिए ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड क्या था, चीटी इलेक्ट्रोड मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, तो ये ई हो गया। मरकरी एनोड, मरकरी पे क्या होता है, अमलगम फॉर्म करता है, ये भी मैंने आपको जो है करवाया हुआ है हाफ वेव पोटेंशियल के केस में। तो ये सारे ऑप्शन आपके देखिए बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं अगर वो वीडियोस आपने देखे हुए हैं तो ये देखिए पहला ऑप्शन इसका जो है करेक्टली मैच कर रहा है, फर्स्ट बी, हाँ ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। आप वीडियो से और ज्यादा इसको क्लियर कर लीजिए। Difference between the first Stokes and anti-Stokes transition of a diatomic molecule in the rotational Raman spectra is 24। देखिए पहले आप ये जानना होगा और पूछ रहा है कि the separation between the adjacent line in the pure rotational spectra of molecule। तो हम जानते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि एक जो है न्यू एक्साइटेशन होता है जहां पर मॉलिक्यूल को एक्साइट किया जाता है, उसके बाद उससे लोअर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिशन हमको ऑब्टेंड होते हैं और अपर फ्रीक्वेंसी पे भी हमको ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला लाइन होता है इसको बोलते हैं स्टोक्स लाइन, ठीक है। ये इधर लेफ्ट साइड जो है स्टोक्स है मतलब डिक्रीज करता हुआ, और राइट साइड है एंटी स्टोक्स होता है, ठीक। अब देखिए यहां पर जो पहला लाइन है वो 6B का सेपरेशन होता है दोनों में, कहां से, एक्साइटेशन से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट स्टोक्स एंड एंटी स्टोक ट्रांजिशन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहला स्टोक्स क्या ट्रांजिशन हो जाएगा, न्यू स्टोक्स क्या होगा, न्यू एक्साइटेशन माइनस 6B, ठीक है। और एंटी स्टोक्स के लिए क्या हो जाएगा, न्यू एक्साइटेशन प्लस 6B, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया है, 24। तो डिफरेंस अगर आप निकालोगे इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना होगा, -12B, ठीक है। तो इज इक्वल टू 24। तो आप देखो B की वैल्यू जो है ये 2 निकल के आएगी और यहाँ पर ये निगेटिव साइन आप इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि B जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, ये B की वैल्यू क्या होती है, रोटेशनल कांस्टेंट h/8π²IC, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं तो निगेटिव नहीं हो सकता है। ये जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है इस तरह से, इसलिए इसका आंसर आ रहा है। तो B = 2 है। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपको कि द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट लाइन इन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। प्योर रोटेशनल में क्या होता है, देखिए रमन के केस में कितना सेपरेशन होता है, एक लाइन के बीच में 4B होता है, लेकिन अगर आपको प्योर रोटेशनल पूछा जाए तो वहां पर कितना होता है सेपरेशन, 2B होता है,
ठीक है। तो आपको बी की वैल्यू 2 आई है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 मतलब 4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। अगर आपको रमन रोटेशनल पूछता तो आप जो है यहां पर कितना होता, 8 होता ही, हाँ 4 भी होता है। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe3, ठीक है, Fe3 से प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe2 का दिया है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Fe2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आयरन का दिया है -0.445। उसके बाद पूछ रहा है कि Fe3 से 3 इलेक्ट्रॉन लेने का कितना होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने ये आपको करवाया हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो Fe3 प्लस ले लीजिए आप, यहां से कहां जा रहा है, Fe2 प्लस में, देन यहां से कहां जा रहा है, Fe में जा रहा है, राइट। अब देखिए यहां से 2 में जाने का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया गया है, ठीक है, ये दिया है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 में गया 0.77 वोल्ट। इसके बाद 2 से आपको जब 0 में गया है तो उसका दिया है कितना, -0.445, राइट। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 3 से आप डायरेक्ट अगर 0 में जा रहे हो तो कितना होगा। तो देखिए ये जो है पूरा प्रोसेस, गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में जो सम होगा उनका वो ओवरऑल सम के इक्वल होगा। मतलब ये डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G, ठीक है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब डेल्टा G बराबर हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला, -NF E0 सेल, राइट, ठीक है। तो आप रख दो यहां पर -NF। अब E0 कहां से, 3 से डायरेक्टली कहां पे जाएगा, 0 में, ठीक है। फिर -NF, अब देखिए यहां पर क्या होगा, G1 में 3 से 2 में, ठीक है, कहां पे जाएगा, Fe3 से Fe2 -NF कितना होगा, F। अब देखिए 2 से कहां जाएगा, 2 से 0 में, ठीक है। अब N की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, 2 से जब 0 में जा रहा है तो 2 होगी, यहां पे कितनी होगी, 1 होगी, यहां पे कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। आप F कैंसिल कर दो सबका, हाँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन आप सबका प्लस कर दो, ठीक है। अब क्या बचा आपको, सिंपल E0 Fe3 से Fe मिला आपको, और ये कितना होगा, सिंपल ये देखो 3 से 2 के लिए कितना है, 0.77 प्लस 2 इंटू 2 से 0 में कितना गया है, -0.445 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा -0.04 के आसपास आएगा, मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ द रिएक्शन A2 से 2A इज गिवन बाय दिस, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो पहला 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि K इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, हाँ ये है। तो अब आइए देखते हैं इसको, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पर A2 मॉलिक्यूल है गैस का, ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, 2A गैस के मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब इनिशियली अगर इसका कंसंट्रेशन मान ले रहे हैं कि A है तो इसका 0 होगा। एट ए टाइम T पर अगर इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये 2 अल्फा डिसोसिएट होगा और इसका कितना बचेगा, A -2 अल्फा, राइट। अब देखिए अगर हम सारे ऑप्शन को चेक करें तो देखिए अगर राइट साइड में देखें तो 2 मॉलिक्यूल है, लेफ्ट साइड में 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब जब गैस का हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहाँ शिफ्ट करेगा, देखिए इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि रिएक्शन हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। अगर ये राइट साइड जाता तो ज्यादा डिसोसिएशन होता, लेफ्ट साइड जा रहा है तो डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है कि एज P इंक्रीज्ड अल्फा डिक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ये आपका जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको क्लियर है ये, ठीक है।
जबकि यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीज करने पे ये बोल रहा है कि अल्फा इंक्रीज करेगा, नहीं है तो सही नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये अमाउंट ऑफ A2 एंड A डू नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, और K इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, ये तो गलत बात है, हाँ इंडिपेंडेंट होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि द 110 रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स-रे डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए मोनोएटॉमिक मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर अपीयर, डी का वैल्यू आपको दिया है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन द क्रिस्टल आर सेपरेटेड। तो देखिए जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम है वो कितने से सेपरेट होते हैं, 2r। ठीक है, अगर ये एक एटम है, दूसरा एटम है और इनके बीच में जो है इस तरह से है, हाँ तो ये जो है 2r से सेपरेशन होता है इनका। अब देखिए यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एटम कहाँ पर है, सेंटर में है। ठीक है, प्लस कॉर्नर में है, तो अब अगर सेंटर में है तो यहाँ पर होगा प्लस, सेंटर में यहाँ पे होगा प्लस ये आपको होगा। तो टोटल अगर डिस्टेंस देखें तो ये अगर रेडियस इसका r है एक एटम का, तो टोटल रेडियस कितना होगा r प्लस 2r प्लस r, मतलब टोटल हो गया 4r। और 4r मतलब ये किसके लिए है, क्यूब का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, उसके साइड्स का √3 टाइम्स होता है। तो यहां से अगर आप 2r निकालोगे तो ये क्या मिलेगा, a √3/2। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a कैसे मिलेगा, आपको यहाँ पर d दिया है, तो DH/L कितना होता है, a/√h² प्लस k² प्लस L²। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है D110, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√2। ठीक है, तो a की वैल्यू कितना हो गया, D110 इंटू √2। ठीक है, यही होगा। अब D110 की वैल्यू आपको दिया है 3 एंगस्ट्रॉम, तो जो a की वैल्यू आपको मिली यहां से वो 3 इंटू √3 मिला, सॉरी √2। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू उठा करके आप यहां रख दो, तो 2r बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 3√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप देखो, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये यहाँ पे √2 बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 3 इंटू कितना हो गया आपका, √3 डिवाइडेड बाई, तो ये आपका हो गया 1 से देखिए 1.732 होता है √3 का वैल्यू, और √2 का होता है 1.414। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड आपको मिलेगा 3.6 के आसपास। ठीक है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सेट ऑफ रिलेशन अमंग द फॉलोइंग वन कंपोनेंट सिस्टम इज। तो देखिए सिंपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, केमिकल पोटेंशियल म्यू और टेम्परेचर प्रेशर के बीच में रिलेशन पूछा है। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे निकालना है, तो मैंने ये आपको ट्रिक बताया था कि आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर, राइट। तो यहां से आप DG लिख सकते हैं, तो DG इक्वल टू क्या होगा, VdP माइनस SdT, राइट। अब देखिए इसको पूरे इक्वेशन को अगर n से आप डिवाइड कर दो तो ये क्या मिलेगा आपको, म्यू मिलेगा, डी म्यू इक्वल टू क्या हो गया, V मोलर इंटू DP माइनस S मोलर इंटू DT। अब यहाँ पर आप डी म्यू को डिफ्रेंशिएट कर दो DP के साथ एट कांस्टेंट T, तो ये क्या मिलेगा, Vm। और अगर आप डी म्यू को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट P, तो ये मिलेगा आपको Sm। तो ये दो चीजें कहां पे मिल रही हैं आपको, देखो Vm इज इक्वल टू dμ/dP एट कांस्टेंट T और माइनस Sm इज इक्वल टू dμ/dt एट कांस्टेंट P। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, द pH इलेक्ट्रोड आर कैलिब्रेटेड विद द स्लोप ऑफ द सेल पोटेंशियल टू द pH। बाई व्हाट फैक्टर डज द सेल पोटेंशियल चेंज when the pH is double at a given temperature। तो हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है E सेल का वो होता है E0 सेल प्लस 0.059
pH, राइट। और यहाँ n होता है, तो यहाँ अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसीडर कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि pH, अगर आप इसके pH को डबल कर दीजिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किस फैक्टर का चेंज होगा, ठीक है। तो अगर हम E0 को कांस्टेंट मान लें, मान लीजिए 2 मान ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर E वैल्यू क्या मिलेगा, तो 2 प्लस 0.059 जब pH इसका 1 है तब, ठीक है, ये होगा, मतलब ये आएगा 2.059। और अगर हम इसका सेकेंड पोटेंशियल लें कि जब हम pH को डबल कर रहे हैं तो ये मिलेगा हमको 2 प्लस, अब देखिए 0.059 इंटू 2, ठीक है, तो ये डबल हो जाएगा, तो ये आएगा 2.118 के आसपास। तो अगर ये किस फैक्टर से चेंज हुआ तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए इससे, ठीक है, 2.0591, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ HCl एंड DCl एट एनी टेम्परेचर इज क्लोज टू। तो यहां पर देखिए पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, सिग्मा रो क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू होता है KT अपॉन सिग्मा BHC, राइट। तो यहाँ सिग्मा क्या होता है, ये सिमेट्री फैक्टर होता है। अगर यहाँ पर दोनों HH मॉलिक्यूल है तो सिग्मा की वैल्यू आप 2 लोगे, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ HCl है या DCl है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ पर बात आता है B का वैल्यू, B होता है H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, तो I जो है यहाँ पर होता है म्यू R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो जो अगर वैल्यू मैं रखूं यहाँ पर तो Q रोटेशनल मुझे क्या मिलेगा, KT अपॉन सिग्मा, अब B की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूं तो H स्क्वायर C अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC मिलेगा, राइट। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो Q HCl अपॉन में Q DCl, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, KT अपॉन 8 पाई स्क्वायर, अब देखिए I मिलेगा HCl के लिए, अपॉन क्या होगा सिग्मा H स्क्वायर C, तो अब सारी चीजें क्या होगी, KT 8 पाई स्क्वायर I DCl ओनली C, ठीक है, इनटू ऊपर आ जाएगा सब सिग्मा H स्क्वायर C, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। और सिर्फ आपको बचेगा क्या, I ऑफ HCl डिवाइडेड बाई I ऑफ DCl, ठीक है। और अगर आप इसको भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो I इज इक्वल टू क्या है, म्यू ऑफ HCl अपॉन म्यू ऑफ DCl। अब म्यू कैसे कैलकुलेट करोगे HCl का, तो सिंपल यहां पर आप रख दो म्यू HCl मतलब M1 M2, मतलब यहां पर M1 कितना है 1 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 35 मतलब 36.5, ठीक है। फिर म्यू ऑफ DCl मतलब M1 M2 मतलब 2 इंटू 35.5 प्लस ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 37.5। तो अप्रॉक्सीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2, तो 1/2 मतलब ये आपको मिलेगा अराउंड 0.5। तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप कि ये क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ ए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज इतना if an external perturbation v is equal to -x is imposed on the system, then the first order correction to the energy। देखिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का टर्म जो है क्या होता है, E10, ये होता है आपका साई इंटू परटर्वेशन कितना हुआ H1 इंटू साई स्टार। तो यहां पर देखिए परटर्वेशन है -x का, साई आपको दिया गया है, ठीक है, तो आपको बस सिंपली रखना है और इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से होता है लिमिट, अब देखिए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है तो उसका जो लिमिट है -∞ से +∞ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ एनर्जी के लिए तो -∞ से ∞, उसके बाद देखिए साई होगा तो क्या है C0 e टू द पावर -ω(x²/2। अब कितना परटर्वेशन है, -x का परटर्वेशन है
इंटू C0 e टू द पावर माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, C0 स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इंटू एक्स dx। तो x की पावर अगर यहाँ ऑड होता है, ठीक है, अगर ये ऑड होता है तो पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है आपका, उसका जो एनर्जी आएगा वो 0 आएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।